हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। आज की इस विस्तृत चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये टॉपिक है ग्लोबल समिट्स 2025 और 26। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सेशन एक गेम चेंजर होने वाला है। एकदम सही कहा आपने। हमारे सामने जो एलीट ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो स्लाइड नंबर 1 है, उसमें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों को 5 साफ श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, और वो 5 श्रेणियां हैं: भू राजनीति, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु और भारत केंद्रित सम्मेलन। ये सिर्फ बैठकें नहीं है। मतलब ये वो जगहें हैं जहां भविष्य के नियम तय होने वाले हैं। राइट। 100%। और इसीलिए आज के इस डिस्कशन में हम सिर्फ रटेंगे नहीं, मैं जगह जगह पर एग्जाम ट्रैप्स और एग्जाम बूस्ट्स बताऊंगी जहां अक्सर सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं। ग्लोबल एआई समिट 2026। ये बहुत दिलचस्प है कि हमारे दस्तावेज की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि तकनीक से हो रही है। यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये सम्मेलन होने वाला है। ये ग्लोबल साउथ का पहला इतना बड़ा एआई सम्मेलन होगा। अरे वाह, भारत मंडपम में। और इसका जो विजन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये तो बहुत ही शानदार है। हाँ, और यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए पहला एग्जाम बूस्ट है। एक 3P मॉडल है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है: पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। मतलब ऐसी तकनीक जो लोगों का भला करे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और विकास लाए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है हमारी स्लाइड नंबर 3, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। इसकी तारीखें अभी घोषित होनी बाकी हैं, लेकिन ये भारत का एक बहुत बड़ा नेशनल इनिशिएटिव होने वाला है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ऐसा है जैसे भारत एआई को सिर्फ बड़ी लैब्स तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे एकदम ग्रास रूट्स यानी आम नागरिक तक पहुंचाना चाहता है। एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। और यहाँ एग्जाम के लिए एक समीकरण दिमाग में बिठा लीजिए: इंडिया इज इक्वल टू एआई प्लस ग्लोबल साउथ लीडरशिप। मतलब भारत समावेशी विकास और जिम्मेदार एआई पर फोकस कर रहा है। ये तो हुई तकनीक की बात। लेकिन अब स्लाइड नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो भू राजनीति पर है। हाँ, क्योंकि तकनीक को भी तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही चलाती है ना। तो स्लाइड 4 बात करती है G20 की। 22 से 23 नवंबर 2025 को G20 का 20वां संस्करण जोहान्सबर्ग में होने वाला है। जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका। ये ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्य बनने के बाद ये पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में हो रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है वैश्विक शक्ति का। और एक छोटा सा फैक्ट ये भी याद रखिए कि 2026 का G20 मियामी यूएसए में होगा। यूएसए में होगा, ठीक है। अब स्लाइड नंबर 5 पर आते हैं। G7 समिट 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के कनानास्टिश में 51वां G7 सम्मेलन होगा। और देखिए, यहाँ एक बड़ा एग्जाम बूस्ट है। 1975 में स्थापित G7 की यह 50वीं वर्षगांठ है। ये एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। और 2026 में 52वां संस्करण फ्रांस के एविया में होने वाला है, जहां पीएम मोदी को आउटरीच गेस्ट के रूप में विशेष आमंत्रण मिला है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? देखिए, G7 एक 50 साल पुराने एक्सक्लूसिव क्लब जैसा लगता है। क्या आज के समय में इसका प्रभाव सचमुच नहीं है, खासकर जब ब्रिक्स जैसी संस्थाएं इतनी तेजी से उभर रही हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। सच कहूं तो G7 का आर्थिक दबदबा पहले के मुकाबले कम जरूर हुआ है, लेकिन उनकी तकनीक और बैंकिंग सिस्टम पर अभी मजबूत पकड़ है। हालांकि भविष्य ब्रिक्स का ही लग रहा है। और इसीलिए स्लाइड नंबर 6 में ब्रिक्स का जिक्र बहुत अहम हो जाता है। 2025 का सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा, जिसकी थीम है ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। हाँ, और कैंडिडेट्स के लिए सबसे संभावित प्रश्न यहाँ से बनता है कि 2026 के 18वें ब्रिक्स की पूर्ण मेजबानी भारत करेगा। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में सुधाकर दलेला की अध्यक्षता में शेरपा बैठक भी होने वाली है। बिल्कुल। और इस शेरपा बैठक का एग्जाम बूस्ट है इसकी थीम RICS यानी रिक्स, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। रिक्स, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। बहुत बढ़िया मेमोरी ट्रिक है ये। चलिए अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। स्लाइड नंबर 7 पर SCO 2025। और यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, क्योंकि दस्तावेज बताता है कि 25वां मुख्य शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को चीन के त्यांजिन में होगा, जिसे त्यांजिन डिक्लेरेशन कहा जाएगा। लेकिन ट्रैप ये है कि रक्षा मंत्रियों की बैठक, जिसमें राजनाथ सिंह जी हिस्सा लेंगे, वो त्यांजिन में नहीं बल्कि 25 और 26 जून को किंगडाओ में होगी। तो एग्जाम में त्यांजिन और किंगडाओ के बीच कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है। मुख्य बैठक त्यांजिन में और रक्षा बैठक किंगडाओ में। एकदम सही। अब क्षेत्रीय गठबंधनों में ही आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 8 हमें बिम्स्टेक 2025-26 के बारे में बताती है। तो छठा सम्मेलन 2025 में थाईलैंड के बैंकॉक में होगा और 2026 की अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। इस संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिक तथ्य ये है
कि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। भारत इसे सार्क के एक बहुत ही मजबूत विकल्प के रूप में देख रहा है। हाँ, क्योंकि सार्क तो लगभग ठप ही पड़ा है। और स्टेट पीसीएस के लिए एक एग्जाम बूस्ट ये है कि बिम्स्टिक यूथ समिट मई 2025 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। गांधीनगर वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रशांत क्षेत्र की तरफ चलें तो स्लाइड नंबर 9 बात करती है आसियान 2025 के 47वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर में मलेशिया के कुआलालंपुर में होगा। और इसकी थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आसियान में एक बड़ा अपडेट ये भी है कि तिमोर लेस्ते 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तिमोर लेस्ते का नाम रट लीजिए। और भारत के नजरिए से एक एग्जाम बूस्ट ये है कि वर्ष 2026 को आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर घोषित किया गया है। मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर यानी समुद्री सुरक्षा पर बड़ा फोकस है। सुरक्षा से ही जुड़ी है हमारी अगली स्लाइड नंबर 10, नाटो 2025-26। नाटो का 2025 का सम्मेलन नीदरलैंड्स के हेग में होगा, जहां उनका पूरा फोकस ईस्टर्न फ्लैंक यानी पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा पर रहने वाला है। लेकिन 2026 का सम्मेलन तुर्की के अंकारा में 7 से 8 जुलाई को होने वाला है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मध्य पूर्व में इतने तनाव के बीच तुर्की को क्यों चुना गया? देखिए, इसका कारण राजनीति से ज्यादा भूगोल है। तुर्की यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। इसलिए भू राजनीतिक दृष्टि से नाटो के लिए ये लोकेशन बहुत मायने रखती है। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। अब सीमाओं की सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं और स्लाइड 11 पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन, COP30 और COP31। हाँ, COP30 जो कि 2025 में होगा, वह ब्राजील के बेलेम में 10 से 21 नवंबर के बीच होने वाला है। बेलेम को वर्षावनों के कारण अमेज़न गेटवे भी कहा जाता है। अमेज़न गेटवे, ये अच्छा नाम है याद रखने के लिए। लेकिन COP31 जो 2026 में होगा, वहां एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा हुआ है। बिल्कुल छिपा है। COP31 तुर्की के अंटालिया में आयोजित होगा, लेकिन पेंच ये है कि मेजबान तुर्की है, जबकि इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया करेगा। मतलब जगह तुर्की की और अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया का। ये अंतर स्टूडेंट्स को एकदम रट लेना चाहिए, क्योंकि ये MCQ में फंसा सकता है। 100% फंसा सकता है। आप स्लाइड 12 पर चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF 2026। इसकी 56वीं वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। ये बहुत ही रोचक है कि यह एकमात्र प्रमुख बैठक है जो हमेशा एक ही स्थान पर होती है। दावोस की बर्फीली वादियां। और एग्जाम बूस्ट ये है कि इसका फोकस अब केवल इकोनॉमिक्स नहीं रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ AI और क्लाइमेट चेंज भी इसके मुख्य एजेंडे में शामिल हो गए हैं। यानी सारी चीजें अब आपस में जुड़ गई हैं। खैर, वैश्विक मंचों के बाद अब हम स्लाइड 13 पर आते हैं। भारत का अपना स्वतंत्र कूटनीतिक आख्यान, रायसीना संवाद 2026। ये नई दिल्ली में होने वाला 11वां संस्करण है। और यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मंच बन चुका है। और यहाँ एग्जाम बूस्ट ये है कि इसका आयोजन केवल विदेश मंत्रालय अकेले नहीं करता, बल्कि ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसका संयुक्त आयोजक है। बिल्कुल। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो कूटनीतिक महत्व के लिहाज से ये सिंगापुर के मशहूर शैंग्रीला डायलॉग की तर्ज पर भारत की एक बहुत ही स्वतंत्र और सशक्त पहल है। सही कहा। और भारत की एक और बड़ी पहल है प्रवासी भारतीय दिवस, जो हमारी स्लाइड नंबर 14 पर है। 2026 का ये 18वां सम्मेलन है। 18वां सम्मेलन जो 8 से 10 जनवरी 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होगा। हम सभी जानते हैं कि इसका ऐतिहासिक आधार 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी है। हाँ, और आज के समय में इसका मुख्य उद्देश्य हमारे डायस्पोरा से जुड़ाव बढ़ाना और भारत में निवेश को आकर्षित करना है। यह राज्य स्तर पर कूटनीति को ले जाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो दोस्तों, अब हम अपने इस सेशन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, यानी स्लाइड 15, हमारा रैपिड फायर रिवीजन और MCQ राउंड। तो चलिए एक त्वरित 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र रिकैप करते हैं और देखते हैं कि MCQ में लॉजिक कैसे लगाना है। तो मेरा पहला सवाल है, 2026 के COP31 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तुर्की या ऑस्ट्रेलिया? आप लोग थोड़ा सोचिए। अभी हमने डिस्कस किया था, मेजबान तुर्की है लेकिन अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो लॉजिक के हिसाब से सही जवाब ऑस्ट्रेलिया होगा। एकदम सही। दूसरा सवाल, SCO की रक्षा मंत्री बैठक कहाँ होगी, तियानजिन या किंगडाओ? देखिए, तियानजिन में मुख्य शिखर सम्मेलन है, लेकिन रक्षा मंत्री की बैठक किंगडाओ में होगी, तो जवाब किंगडाओ है। ऐसे ही आपको एग्जाम में गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। बहुत ही बेहतरीन। चाहे G20 का पहला अफ्रीकी आयोजन हो, AI का 3P मॉडल हो, या आसियान का नया सदस्य तिमोर लेस्ते, हमने सब कुछ डिकोड कर लिया है। हाँ, और इन सब को जोड़कर अगर हम देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक तरफ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, ब्रिक्स और AI गवर्नेंस को लीड कर रहा है, और दूसरी तरफ वही भारत पश्चिमी देशों के लिए सबसे जरूरी रणनीतिक साझेदार भी है, जैसे G7 में आउटरीच गेस्ट बनना। कूटनीति के इसी दोहरे संतुलन को मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं।
इसे समझना और साधना ही आने वाले दशक की सबसे बड़ी चुनौती और उपलब्धि होगी। और जो कैंडिडेट्स इस संतुलन को समझ लेंगे, उनके लिए कूटनीति का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा। 100%। तो इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए और ऐसे ही गहराई से चीज़ों को समझते रहिए।